सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की। भारत माता की, भारत माता की। सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की। गंगा मैया की, गंगा मैया की। नमः पार्वती पतिये हर हर। भारत की सनातन धर्म के संन्यास परंपरा के एक अद्वितीय व्यक्तित्व निवृत्त शंकराचार्य जोना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर के रूप में जिनका सानिध्य संपूर्ण सनातन धर्मावलंबियों को प्राप्त हुआ, भारत माता मंदिर के संस्थापक पूज्य आचार्य ब्रह्मलीन स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज की आज समाधि मंदिर के लोकार्पण और भव्य मूर्ति की यहां पर स्थापना कार्यक्रम समारोह के अवसर पर इस संपूर्ण कार्यक्रम के आयोजक संयोजक जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरि जी महाराज, भारत के लोकप्रिय और कर्मठ रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, उत्तराखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी, केंद्रीय ऊर्जा एवं शहरी विकास एवं आवासन मंत्री माननीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी, पूज्य संत निर्माण पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर विश्वकानंद जी महाराज, श्री राम जन्मभूमि न्यास के कोषाध्यक्ष पूज्य संत स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज, उत्तराखंड विधानसभा की माननीय अध्यक्ष श्रीमती रितु खंडुड़ी जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, मध्य प्रदेश सरकार के नगर विकास और संसदीय कार्य विभाग के मंत्री श्री कैलाश विजय वर्गीय जी, हरिद्वार के लोकप्रिय सांसद और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और उत्तराखंड शासन के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, उत्तराखंड सरकार के सभी माननीय मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण, पूज्य संतजन और हजारों की संख्या में ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज के अनुयायी शिष्य, परंपरा से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज यहां पर पूज्य स्वामी जी महाराज की समाधि मंदिर के भव्य लोकार्पण के त्रिदिवसीय समारोह के इस समारोह कार्यक्रम में
मुझे भी आप सबके साथ उनके समाधि मंदिर के दर्शन करने और मूर्ति स्थापना के कार्यक्रम में भागीदार बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं पूज्य स्वामी जी महाराज की स्मृतियों को नमन करते हुए मैं उत्तर प्रदेश शासन की ओर से, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब इस बात को जानते हैं कि पूज्य स्वामी जी महाराज भारत की सनातन परंपरा के एक ध्वजवाहक थे। समन्वय उनके जीवन का मंत्र था। करुणा और मैत्री का संदेश उन्होंने जन जन तक पहुंचाया था। लेकिन राष्ट्रभक्ति के मूल्यों के साथ किसी भी प्रकार का सम विषम परिस्थिति में कोई समर्पण नहीं होना है, यानी नाम के अनुरूप उन्होंने जीवन पर्यंत वह कार्य करके दिखाया। मुझे याद है, मैं इसी उत्तराखंड की भूमि पे मैंने जन्म लिया। 1982 में जब भारत माता मंदिर के भव्य लोकार्पण का कार्यक्रम था और अद्भुत कार्यक्रम था। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी भी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक पूज्य बाला साहब देवरस जी की उपस्थिति उस कार्यक्रम में एक साथ इस बारे में तय करती थी कि राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष के प्रति हमारा सम्मान का भाव होगा, लेकिन मूल्यों और आदर्शों के प्रति किसी प्रकार का कोई समझौता भी नहीं होगा। और भारत माता मंदिर का यह अद्भुत मंदिर उस समय जब ये देश विपरीत परिस्थितियों से जूझ रहा था, तब देश को किस प्रकार का आध्यात्मिक नेतृत्व चाहिए, यह पूज्य स्वामी जी महाराज ने भारत माता मंदिर के भव्य निर्माण के साथ साथ उसके लोकार्पण कार्यक्रम के माध्यम से हम सबके सामने एक चिरस्थायी स्मारक हम सबके सामने समर्पित किया, जो प्रत्येक भारतीय के लिए एक नई प्रेरणा है। आज पूज्य स्वामी जी महाराज की स्मृतियां हम सबके सामने हैं। मैं उनकी स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करता हूं। ये हमें एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है और अनंत काल तक ये हम सबकी एक नई प्रेरणा का आधार बना रहेगा। उत्तराखंड हमारी देवभूमि है। उत्तराखंड के 4 धाम वास्तव में भारत की आध्यात्मिक चेतना के आधार हैं। और जब हम लोग बचपन में हरिद्वार आते थे तो सबके मन में ये भाव आता था कि हरि जी की पेड़ी में भी स्नान करना है और भारत माता का भी दर्शन करना है। आप याद करिए, उस समय भारत माता का मंदिर, न जाति का भेद, न क्षेत्र का भेद, न मत और मजहब का भेद, पूरे भारत को एक साथ एक छत के नीचे हम समाहित करेंगे। भारत को उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उन सब के समन्वय के आधार 1982 में भारत माता मंदिर बना था। और सबसे हाई राइज बिल्डिंग थी, यानी हरिद्वार की और उत्तराखंड की सबसे ऊंची इमारतों में भी उस समय भारत माता मंदिर गिनी जाती थी। अब याद करिए, आज से 44 वर्ष पहले यह कार्य हरिद्वार में हम सबको देखने को मिला। और आज उत्तराखंड विकास और विरासत की जिस यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में चला है, अद्भुत है, अभिनंदनीय है। और इस अवसर पर मैं उत्तराखंड सरकार को उत्तराखंड विकास के लिए किए जाने वाले इस प्रयास के लिए हृदय से मैं उन्हें भी अपनी
शुभेच्छा देता हूं, अपनी मंगलमय शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। बहनों और भाइयों, आज ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे उत्तराखंड में यहां पर भाग लेने का अवसर, इस समारोह में भागीदार बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और सचमुच देश के अंदर पिछले 11 वर्ष में हम लोगों ने व्यापक परिवर्तन देखा है। कैसे विरासत और विकास एक साथ चलता है। कहते एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए एक सामूहिक प्रयास सबके सहयोग से आगे बढ़ सकता है। अयोध्या, काशी, मथुरा, प्रयागराज, इन सभी से लेकर के केदारपुरी और बद्रीनाथ धाम से लेकर के हरिद्वार तक विकास की एक लंबी गाथा, विरासत को संरक्षित करते हुए जो आगे बढ़ रही है, यह एक नए भारत के निर्माण की वह गाथा है जिसको सैकड़ों वर्षों से, जिसका इंतजार वर्तमान पीढ़ी को था। वर्तमान पीढ़ी इस बात का इंतजार कर रही थी कि सचमुच हमारी भावनाओं के अनुरूप भारत बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। एक असमंजस की स्थिति थी और उस असमंजस की स्थिति से उभारने का कार्य पिछले 11 वर्ष के अंदर हम सब ने इस चीज का एहसास किया है। जब हम भारत की बात करते हैं तो वास्तव में भारत एक भौगोलिक टुकड़ा मात्र नहीं है। भारत की ऋषि परंपरा की तपस्या से, या भारत किसी सत्ता की उपज नहीं है, यह भारत की शाश्वत भारत के ऋषि परंपरा की तपस्या की शाश्वत चेतना का केंद्र बिंदु है हमारा भारत, जिसने जीवन का एक दर्शन दिया है। यहां पर संस्कृति केवल एक आस्था नहीं है, एक जीवन दर्शन है, समग्र जीवन दर्शन है भारत। इसीलिए मैं कहता हूं, किसी एक तिथि में नहीं बना है, किसी एक सत्ता की देन नहीं है। सनातन चेतना इसका स्वाभाविक प्रवाह है, इसके स्वाभाविक प्रवाह की वह धारा है जिसने भारत के सर्वोच्च न्यायालय पर भी लिखने के लिए, जिसने हमें एक बोध वाक्य दिया, और वह दिया था यतो धर्मस् ततो जयः। भारत का उच्चतम न्यायालय भी इस मंत्र को अंगीकार करता है कि जहां धर्म है वही विजय है, और धर्म और विजय का यह शाश्वत स्वरूप हमें इस बात को हमेशा आभास कराता है, धर्म कभी कमजोर नहीं होता। याद रखना, धर्म कभी कमजोर नहीं होता है, उसे जानबूझ करके कमजोर किया जाता है। और इतिहास साक्षी है, जो राष्ट्र अपनी सभ्यता और संस्कृति की उपेक्षा करता है वह न वर्तमान को सुदृढ़ कर पाता है और न भविष्य को ही सुरक्षित रख पाता है। वैदिक भारत एक आत्मनिर्भर सभ्यता की प्रतीक है। आक्रांताओं के आने के पहले भारत केवल एक भूभाग नहीं था, वह एक पूर्ण विकसित सभ्यता और संस्कृति थी। यह राष्ट्र हमारे ऋषियों की तपस्या से, किसानों के श्रम से और कारीगरों की सृजनशीलता के साथ यह राष्ट्र खड़ा हुआ था। याद करिए ना, जब ये देश का भारत आज से 2000 वर्ष पहले, जब भारत का जिसे हम स्वर्ण युग कहते हैं, तब भारत दुनिया के अंदर, दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत का हिस्सेदारी 44% थी। आज से 400 वर्ष पहले दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी 25% थी। किसके बल पर? इन्हीं ऋषि मुनियों की तपस्या के बल पर।
किनके बल पर? अन्नदाता किसानों की सृजनशीलता के बल पर, अपने कारीगरों के परिश्रम के बल पर। लेकिन जैसे ही हमने इससे मुंह मोड़ा, याद करिए ना, जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ग्राम स्वराज की बात करते हैं, ये गांव केवल गांव नहीं थे, ये गांव जो कुछ भी था, भारत भारत इसलिए बना क्योंकि भारत गांव आधारित गांव था। और ये गांव एक आत्मनिर्भर इकाई थी। कृषि था, पशुपालन था, हस्तशिल्प था, और वस्त्र हो या धातु के कार्य, ये सभी गांव पर होते थे। सब कुछ गांव के भीतर, किसी बाहरी सत्ता का हस्तक्षेप नहीं, किसी अनुदान पर निर्भरता भी नहीं। स्वरोजगार भारत की मूल शक्ति था। हमारा किसान उत्पादक था, कारीगर उद्यमी था, और व्यापारी राष्ट्र को जोड़ने का सेतु था। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, दुनिया के देशों तक भारत के व्यापार को पहुंचाने का माध्यम हमारा व्यापारी बनता था। ग्राम स्वराज शासन का एक मॉडल था। निर्णय गांवों में, संसाधन गांवों के, उत्तरदायित्व भी गांव का। शिक्षा गुरुकुलों के केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं थी। ये जो हमारे गुरुकुल थे, ऋषि आश्रम में ही ये संचालित होते थे। और ये गुरुकुल केवल किताबी पुस्तकीय ज्ञान के मात्र माध्यम नहीं थे। कृषि, खगोल, आयुर्वेद, शिल्प और प्रशासन, ये सभी व्यावहारिक ज्ञान इन्हीं आश्रमों में हमें सिखाए जाते थे। लोग मुझसे पूछते हैं, कहते हैं मुख्यमंत्री बनने के पहले तो आपने कोई प्रशासनिक दायित्व तो नहीं निभाया, उत्तर प्रदेश को कैसे चला रहे हैं? मैंने कहा आपको मालूम होना चाहिए, मैं एक आश्रम की व्यवस्था के साथ जुड़ा हूं। ये हमारे जीन्स का हिस्सा है। प्रशासन कैसे चलना है, ये भारत का सन्यासी आश्रम की पद्धति से सीखता है। वहीं पर हमारी ये एमबीए की डिग्री उसी आश्रम में हमें प्राप्त हो जाती है। मैनेजमेंट कैसे होना है, प्रबंधन कैसे होना है, ये वहां के आश्रम की पद्धति से हम सीख जाते हैं। भारतीय नारी समाज अर्थव्यवस्था में बराबर की सहभागी थी। वह कभी पराधीन नहीं रही, और उसे पराधीन कभी बनाया भी नहीं गया था, कभी नहीं। हमेशा उसकी अपनी हिस्सेदारी थी, उसका अपना प्रभाव था। लेकिन आक्रांताओं के साथ साथ लूट आधारित अर्थतंत्र ने स्थानीय उत्पाद को नष्ट किया। ग्राम स्वराज टूटा। याद करना, स्वरोजगार की जगह, यानी जो गांव में स्वराज उत्पन्न होता, स्वरोजगार उत्पन्न होता था, उसका नाम ले लिया कर आधारित व्यवस्था ने। टैक्स दो और सरकार पर निर्भर रहो। कारीगर गुलाम बना दिया गया, किसान करदाता बन गया। यानी आश्रम पद्धति से विमुख हुए, गुरुकुलों की परंपरा से विमुख हुए, तो कारीगर हमारा गुलाम बन गया और शासन पे हमारी निर्भरता हो गई। किसान करदाता बन गया, आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गया। हमें इस बात को याद रखना होगा, एक ग्राम स्वराज की जो अवधारणा है, ये केवल कोरी नहीं है। जब गांव टूटता है तो याद रखना, एक गांव का टूटना एक केवल एक घटना नहीं है। एक गांव टूटता है तो उस गांव के टूटने के साथ राष्ट्र की नींव हिलती है, राष्ट्र की नींव टूटती है। और यही कुछ हमारे साथ हुआ है।
भारत को उत्पादकता से उपभोक्ता बनाने का काम औपनिवेशिक कालखंड में हुआ। भारत की अर्थव्यवस्था 400 वर्ष पहले तक 25% वैश्विक अर्थव्यवस्था में थी। आज हम कहां थे? आज से 11 वर्ष पहले भारत दुनिया की 11वीं अर्थव्यवस्था मात्र बन के रह गई। भारत की हिस्सेदारी 1947 में आते माते वैश्विक अर्थव्यवस्था में मात्र 2% रह गई। और आज नया भारत आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर करके आया है, क्योंकि आज हमने अपनी विरासत को समझा है, अपनी विरासत पर विश्वास किया है, उस परंपरा को आत्मसात किया है और आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को आगे बढ़ाने की दिशा में जब कार्य हुआ है, फिर से भारत एक नई दिशा में आगे बढ़ा है। हम सबको इस बारे में ध्यान में रखना होगा। जब हम भारत की बात करते हैं, स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का निर्माण हमारे आज के आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने ही 2000 में किया था, जब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उत्तराखंड ने तब से विकास की एक लंबी यात्रा तय की है। विकास की उस यात्रा में उत्तराखंड निरंतर आगे बढ़ा है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर आप देख सकते हैं, जब विरासत को कोसा जाता था, अपमानित किया जाता था, लांछित किया जाता था, जब राम भक्तों पर गोलियां चलती थी, जब राम भक्त अपमानित होता था, तो अपमान राम भक्त का नहीं होता था, भारत की विरासत का होता था, भारत के आध्यात्मिक मूल्यों का होता था। परिणाम क्या था? उत्तर प्रदेश अराजकता का अड्डा बन गया था, लूट का अड्डा बन गया था, दंगों के आग में झुलसता था, गुंडागर्दी चरम पर। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। विरासत का सम्मान हुआ, बेटी भी सुरक्षित हो गई, व्यापारी भी सुरक्षित हो गया। उत्तर प्रदेश देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था के रूप में आज धमाके से अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहा है। कोई सोचता था 500 वर्षों के बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो पाएगा? आज भव्य राम मंदिर बन गया, भव्य राम मंदिर। माननीय दिनेश जी बैठे हैं, भव्य राम मंदिर बन गया। अभी यहां मेरे पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज से चर्चा हो रही थी। मैं उनका आभारी हूं। माघ मेले की शुरुआत में उनकी शुभेच्छा प्राप्त हुई थी। महाकुंभ के अवसर पर भी उन्होंने एक अभिभावक के रूप में वहां पर खड़े होकर के पूरे आयोजन को निर्विघ्न संपन्न कराने में पूरी ताकत के साथ आगे बढ़े थे। माघ मेला केवल कल्पवासियों का मेला होता था, और इस बार माघ मेले में अब तक पौष पूर्णिमा से लेकर के अब तक 21 करोड़ श्रद्धालु गंगा, मां यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी में डुबकी लगा चुके हैं, आस्था की पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। हम जिसे अयोध्या कह रहे हैं, जो काशी है, जो मथुरा वृंदावन है, जो प्रयागराज है, ये जो हरिद्वार है, ये जो बद्री विशाल का बद्रीनाथ धाम है, केदारनाथ धाम है, ये मात्र आस्था के केंद्र नहीं है, ये राष्ट्र चेतना के भी केंद्र बिंदु हैं। राष्ट्र चेतना, राष्ट्र यहां से शक्ति प्राप्त करता है, भारत राष्ट्र यहीं से शक्ति प्राप्त करता है। और हमें जब इन आस्था के केंद्रों को हम लोगों ने सम्मान के साथ आगे बढ़ाया है, उसकी विरासत को सम्मानित किया है, उसको संरक्षित करने का काम किया है, परिणाम क्या है? एक बीमारू राज्य उत्तर प्रदेश भारत की अर्थव्यवस्था का ब्रेक थ्रू बन करके आज लगातार प्रगति के एक नए पथ पर अग्रसर होकर के कार्य कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। अब उत्तर प्रदेश में अराजकता नहीं है, अब दंगे फसाद नहीं है, गुंडागिर्दी नहीं है, यानी न कर्फ्यू न दंगा, और यूपी में है अब सब चंगा।
दंगा और दंगाई दोनों गायब हो गए। कर्फ्यू उनमें लग गया और उस कर्फ्यू को इसलिए लगाने में सफलता प्राप्त हुई है क्योंकि स्पष्ट नीति थी, नियत साफ थी और उन मूल्यों के साथ जब हम लोग आगे बढ़े, आज परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश केवल एक राज्य नहीं है, यह भारत की आत्मा का केंद्र बिंदु भी है और उस केंद्र बिंदु को जगाने का कार्य भारत की हमारी ऋषि परंपरा, भारत की आध्यात्मिक परंपरा, भारत के यशस्वी नेतृत्व के मार्गदर्शन में आज उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। और आज मेरा गौरव है मुझे इस देवभूमि में आप सबका दर्शन करने, पूज्य स्वामी जी महाराज की समाधि मंदिर का दर्शन करने, उन पर पुष्पांजलि करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से इस देवभूमि को नमन करता हूं, पूज्य स्वामी जी महाराज की स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करता हूं। उनका आशीर्वाद इस विकास की यात्रा को विरासत के साथ आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रेरित करती रहेगी। इस विश्वास के साथ आप सभी के प्रति मैं अपनी मंगलमय शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए पूज्य अवधेशानंद गिरी जी महाराज के प्रति अपनी मंगलमय शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। उनको हृदय से धन्यवाद भी करता हूं कि उन्होंने इस समारोह में मुझे आने का अवसर प्रदान किया। उनके इस पूरे अभिनव प्रयास के प्रति जो भारत माता और समन्वय परिवार के द्वारा आगे बढ़ाया गया है, इन सब के प्रति अपनी मंगलमय शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।